नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ जब एक्सप्लेन करने वाले हैं महाराज मूवी को। तो वीडियो शुरू करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। फिल्म की कहानी शुरू होती है साल 1832 गुजरात के बड़ाल गाँव से, जहाँ के कट्टर वैष्णव परिवार में एक बालक जन्मा है जिसका नाम पड़ा है करसन दास, यानी कि कृष्ण का दास। तो करसन की जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, उसकी उम्र के साथ साथ सवाल भी बढ़ते गए। करसन दास को बचपन से ही आपत्ति होती थी। करसन बचपन से ही जिज्ञासाओं के चलते तमाम सवाल करता है। कभी पंडितों से सवाल करने लगता है तो कभी अपने पिता से, जिनके जवाब उनके पास नहीं होते हैं। और जब करसन सिर्फ 10 साल का था तब अचानक ही उसकी माँ का देहांत हो गया। तब से करसन अकेला पड़ गया। तब उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली और करसन को बॉम्बे भेज दिया गया उसके मामा मामी के पास, जिनके साथ उसकी विधवा मौसी भी रहती है। कुछ टाइम बाद करसन बड़ा हो गया, जिसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, और युवा करसन अब अखबारों के लिए लेख लिखता है और उसके लेख समाज के प्रभावशाली लोग भी पढ़ते हैं। उसकी सोच और लोगों से बिल्कुल अलग है, जैसे कि वो जात पात को नहीं मानता है और विधवा प्रथा जो चलती आ रही है वो उसे खत्म करना चाहता है। इसी वजह से वो लोगों को जागरूक भी करता है। अब साथ ही हमें आगे मालूम चलता है कि आज होली है, और यहाँ हमें मालूम चलता है कि दरअसल में करसन की सगाई हो चुकी है किशोरी नाम की लड़की से, जिसे वो बहुत प्यार करता है। करसन और किशोरी की जो है वो शादी होने वाली है, लेकिन वो चाहते हैं कि किशोरी पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ले, उसके बाद ही वो शादी करेंगे। साथ ही किशोरी जो है वो एक बहुत बड़े धर्म गुरु जेजे को बहुत मानती है। उनके प्रति उनकी आस्था जो है वो बिल्कुल भगवान की तरह है। उसका मानना तो ये भी है कि पहले मंगेतर नहीं बल्कि जेजे हैं, उसके बाद ही मंगेतर है। जिसके बाद हम हवेली के राजा जेजे को देख पाते हैं, जो कि बहुत बड़ा धर्म गुरु है, जिसे लोग भगवान की तरह मानते हैं और पूछते हैं। लेकिन असल में सच कुछ और ही है, और जेजे जो है वो इन सभी लोगों का सिर्फ और सिर्फ फायदा उठाता है। जिसके बाद होली का सेलिब्रेशन शुरू होता है, जहाँ पर कि सभी लोग खूब इंजॉय करते हैं, और यहाँ पर जेजे भी उन सभी को देख रहा होता है। तभी अचानक से वो यहाँ पर किशोरी के पास आता है। वो उसे गुलाल लगाता है और उससे कहता है कि आज से तुम चरण सेवा करोगी। और जेजे ने एक बार किसी को चरण सेवा के लिए चुन लिया है तो लोगों को ऐसा लगता है कि उन्हें भगवान की सेवा करने के लिए मौका मिला है। और यहाँ पर किशोरी भी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। उसकी माँ चरण सेवा के लिए जेजे के पास भेजती है। तो वही करसन जो है वो किशोरी को ढूंढने में लगा हुआ था, पर किशोरी उसे कहीं भी नहीं मिलती है, क्योंकि किशोरी तो जेजे के पास चली गई थी। जहाँ पर कि जेजे जो है वो उससे कहता है कि तुम बहुत खुश नसीब हो, क्योंकि तुम्हें चरण सेवा का मौका मिला है। जिसके बाद जेजे जो है वो किशोरी के नजदीक जाने लगता है, जिससे कि किशोरी को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। तो वही कमरे के बाहर खवास जो है वो दरवाजे के पास खड़ा हुआ था। यहाँ पर करसन आता है और वो उससे कहता है कि उसे किशोरी से मिलना है, क्योंकि वो उसका मंगेतर है। तो खवास कहता है कि अगर तुम मंगेतर हो तो तुम्हें तो चरण सेवा देखने का मौका मिलना चाहिए, जैसे कि और भी लोगों को मिल रहा है। जिसके बाद करसन भी चरण सेवा की झलक देखने के लिए छत पर पहुंच जाता है, जहां पर कि और भी लोग मौजूद थे। जैसे ही करसन खिड़की से देखता है तो वो पाता है कि जेजे जो है वो किशोरी के साथ शारीरिक शोषण कर रहा है, जिसके लिए किशोरी खुद को रोक भी नहीं रही है। करसन को गुस्सा आ जाता है तो वो तुरंत ही कमरे के अंदर जाता है, और अंदर जाते ही करसन जो है वो जेजे के ऊपर भड़क उठता है। वो कहता है कि मुझे पता था कि तुम पाखंडी हो, लेकिन ये नहीं पता था कि तुम इस हद तक गिर सकते हो। तब यहाँ पर जेजे कहता है कि चरण सेवा में सभी औरतों को सेवा का मौका दिया जाता है, और ये एक प्रथा है जिसे कोई बदल नहीं सकता है। तब करसन किशोरी को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन किशोरी साफ मना कर देती है। वो कहती है कि आप चलो, वो बाद में आएगी। ये देखकर करसन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो घर जाता है और बहुत ज्यादा रोता है, क्योंकि उसका दिल टूट चुका था। उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो सकता था। उसका कहीं भी मन नहीं लग रहा था। और फिर अगले दिन किशोरी जो है वो करसन से मिलने के लिए जाती है। वो उससे माफ़ी मांगती है, लेकिन यहाँ पर करसन कहता है कि तुम्हें मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि तुम बाहर के समाज को देख सको। जेजे तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है और तुम कुछ बोल भी नहीं रही हो। इससे बड़ा बेवकूफ कोई कैसे हो सकता है। लोगों को दिख ही नहीं रहा है कि वो इस्तेमाल हो रहे हैं। लोग भक्ति में इस तरह से डूबे हैं कि जेजे सभी का इस्तेमाल कर रहा है। जिस पर कि किशोरी कहती है कि अगर जेजे ने तुम्हारी माँ को भी चरण सेवा के लिए चुना होता तो वो भी जाती। जिस पर कि करसन अपना हाथ उठा लेता है और कहता है
कि आज से मैं अपनी शादी तोड़ रहा हूँ, आज से तुम्हारा और मेरा कोई भी संबंध नहीं है। ये सारी बातें सुनने के बाद किशोरी को बुरा लगता है और वो रोते हुए जेजे के पास पहुंच जाती है। जेजे उससे कहता है कि जो होना होता है वो होकर ही रहता है, उसे कोई नहीं टाल सकता। आज से तुम जेजे की लाडली बनकर रहोगी। लेकिन अभी भी किशोरी को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि वो सिर्फ इस्तेमाल हो रही है। जिसके बाद कमरे के बाहर वो जेजे की चप्पल रखी हुई पाती है और जब वो उस कमरे के नज़दीक जाती है तो वो देखती है कि जेजे किसी लड़की से बात कर रहा है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि किशोरी की बहन होती है। और जो बात जेजे ने किशोरी से कही थी वही बात जेजे किशोरी की बहन से भी कह रहा था। तब किशोरी गुस्से में अंदर जाती है और जेजे से कहती है कि अब उसे सब कुछ मालूम चल गया है कि तुम एक पाखंडी हो और तुमने दिल नहीं बल्कि मेरा विश्वास तोड़ा है। करसन हमेशा कहता रहा कि वो लोग इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी बल्कि तुम्हारे जैसे पाखंडी की बात मानी। जिसके बाद किशोरी अपनी बहन को लेकर यहाँ से चली जाती है। वो अपनी बहन को समझाती है कि हम सभी लोग बुरी तरह से इस्तेमाल हो रहे हैं क्योंकि जेजे जो है वो एक पाखंडी है। करसन जब अपने घर पहुंचता है तो उसके मामा उसे बुरी तरह से चिल्लाते हैं क्योंकि उसने चरण सेवा की इस प्रथा को बीच में ही रोक दिया था, जिस वजह से यहाँ पर जेजे उन्हें जवाब देता है कि वो एक पाखंडी है और वो अपनी मंगेतर का इस तरह से शारीरिक शोषण होता हुआ नहीं देख सकता है। ये बात सुनने के बाद उसके मामा करसन को एक चांटा लगा देते हैं और उसे घर से भी निकाल देते हैं। अब आगे हम देखते हैं श्याम जी नाम के एक आदमी को जिसकी बहन को जेजे ने प्रेग्नेंट कर दिया था। श्याम जी कहता है कि आपने मेरी बहन को चरण सेवा के लिए बुलाया था, लेकिन अब ये प्रेग्नेंट हो चुकी है, अब वो क्या करे। जिस पर कि जेजे जो है वो उसकी बहन को एक लड्डू खिलाता है, जबकि सबको पता है कि वो लड्डू हानिकारक है। वो एक धतूरे के बीज से बना हुआ लड्डू था जिस वजह से उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। तभी यहाँ पर करसन आता है। वो उनकी मदद करना चाह रहा था, इसलिए वो मदद लेने के लिए कुछ दूरी पर जाता है। जैसे ही वापस आता है तो वो देखता है कि श्याम जी और उसकी बहन गायब हो चुके थे। किसी ने उन्हें हवेली में लेकर चला गया था, जिसके बारे में वो पंडित जी से बात करता है और वो कहते हैं कि यहाँ पर अक्सर ऐसा ही होता है। चरण सेवा के नाम पर लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं और जब वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उन्हें धतूरे के बीज से बने हुए लड्डू खिला दिए जाते हैं, जिससे कि उनका बच्चा पेट में ही मारा जाता है। पंडित जी कहते हैं कि मंदिर के अंदर और हवेली के अंदर तो हम ये नहीं रोक सकते हैं, लेकिन तुम बाहर रहकर इन सबको रोक सकते हो। जिसके बाद करसन जो है वो इन सबको छापने के लिए दादा भाई नौरोजी के पास जाता है, लेकिन उसका साथ ज्यादा अच्छे से नहीं दिया जाता है क्योंकि जेजे जो है वो एक बहुत ही बड़ा आदमी है, उससे पंगा नहीं लिया जा सकता है। और तभी मालूम चलता है कि किशोरी ने कुएं में कूद कर खुद की जान ले ली है। ये बात सुनकर करसन को भी बहुत ज्यादा दुख होता है। तभी यहाँ पर किशोरी की बहन करसन के पास आती है। वो करसन को एक चिट्ठी देती है और कहती है कि रात को किशोरी ने मुझे दी थी। उस चिट्ठी में लिखा था कि उसे मालूम चल गया है कि जेजे एक पाखंडी है और वो चाहती है कि वो जेजे से बदला ले। और तभी करसन जो है वो जेजे से मिलने के लिए पहुंच जाता है। करसन जेजे से कहता है कि किशोरी ने खुद की जान नहीं ली है बल्कि तुमने उसे मारा है और अब वो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला है, वो उसे सजा दिलवा कर ही रहेगा। लेकिन जेजे मुस्कुराकर जवाब देता है क्योंकि ऐसे कई सारे लोग आकर चले गए हैं और उसका कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया है। अब करसन खुद की न्यूज एजेंसी शुरू करता है ताकि वो जेजे की पोल खोल सके और सबके सामने ला सके कि वो किस तरह का आदमी है। वो यहाँ पर उसके बारे में एक बहुत ही अच्छा लेख लिखता है और वो उसी रात पूरे शहर में इस अखबार को भेज भी देता है ताकि लोग यहाँ पर जेजे के बारे में पढ़े और जान सके कि जेजे किस तरह का आदमी है। लेकिन जिस अखबार को शहर में भेजा जा रहा था वहीं पर जेजे के आदमी आ जाते हैं और वो उन सारे अखबार को जला देते हैं। उनमें से एक भी अखबार शहर नहीं पहुंच पाता है। अब जेजे को ये सारी बातें मालूम चलती है कि इस तरह के काम करसन कर रहा है तो वो भी चुप नहीं बैठने वाला था। अब वो भी करसन के लिए कुछ बुरा करने के लिए पूरी तरह से रेडी था। तो जेजे अनाउंसमेंट करता है कि जब तक करसन उससे माफी नहीं मांगता है तब तक हवेली और मंदिर के दरवाजे बंद रहेंगे और कोई भी पूजा नहीं होगी। अब अगले दिन सभी लोग गुस्से में करसन के पास जाने लगते हैं क्योंकि वो करसन से माफी मंगवाना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर करसन ने भगवान की एक फोटो लेकर एक वृक्ष के नीचे रख दी थी। वो कहता है कि भगवान के लिए हमें मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, हम यहीं पर शीश झुकाकर भगवान के दर्शन कर सकते हैं और पूजा कर सकते हैं।
यहाँ पर वो सभी के सामने एक बहुत ही अच्छी स्पीच देता है और तभी यहाँ पर बिराज नाम की एक लड़की आती है और वो कर्सन की इन सारी बातों से सहमत होती है और वो सबसे कहती है कि हमें इसका साथ देना चाहिए और फिर सब मिलकर यहीं पर पूजा करने लगते हैं। तो भाई जेजे जो है वो हवेली से ये सब कुछ होता हुआ देख रहा था, लेकिन जेजे इतने जल्दी हार नहीं मानने वाला है। जिसके बाद बिराज जो है वो न्यूज एजेंसी में आती है कर्सन के पास। वो कर्सन से कहती है कि उसे जॉब चाहिए है क्योंकि वो बहुत पढ़ी लिखी है, वो 10 भी 3 बार पढ़ी है। तो कर्सन कहता है कि वो उसे जॉब तो दे देगा लेकिन वो उसे पैसे नहीं दे पाएगा, जिसके लिए बिराज भी मान जाती है और वो उसके साथ काम करने में लग जाती है और फिर दोनों एक दूसरे के साथ काफी सारा टाइम बिताने लगते हैं और कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। यहाँ तक कि बिराज तो कर्सन से शादी करना चाहती थी। अब कर्सन एक बार फिर से जेजे के लिए लेख लिखता है और अखबार जो है वो शहर भिजवाता है और इस बार फिर से जेजे के लोग जो है वो उसे रास्ते में ही रोक लेते हैं और सारे के सारे अखबार जलाने में लग जाते हैं। लेकिन इस बार कर्सन ने अखबार शहर नहीं भेजे थे क्योंकि उसने दूसरी गाड़ी से उन सारे अखबार को चोरी छुपे भेज दिए थे और वो सारे अखबार जो है वो सही जगह पहुंच चुके थे। सभी लोगों ने इन्हें पढ़ भी लिए थे। इन्हीं में से एक अखबार जो है वो जेजे तक भी पहुंच चुका था और उसकी वाइफ तक भी, जिससे कि अब जेजे की थोड़ी बहुत बदनामी होने लगी थी। लेकिन जेजे इतने जल्दी हार मानने वाला नहीं है क्योंकि उससे जो भी पंगा लेता है उसके साथ वो बुरा कर कर ही रहता है। इसी वजह से यहाँ पर जेजे जो है वो कर्सन के ऊपर केस कर देता है मानहानि का और 50,000 रुपए का जुर्माने की मांग करता है। तो कर्सन कहता है कि उसके पास तो इतने पैसे है ही नहीं, इसका मतलब उसके पास कुछ खोने को है ही नहीं। और तभी कर्सन के पास कुछ लोग आते हैं जो कि जेजे के खिलाफ गवाही देने के लिए मान गए थे। तो कर्सन भी बहुत खुश हो गया था। अब जेजे ने जिस तरह से कर्सन के ऊपर मानहानि का केस किया है और 50,000 रुपए की जिस तरह से मांग की है, उसे ऐसा लग रहा है कि वो ये बाजी जीत गया है और अब कर्सन उससे माफी मांगने के लिए आ रहा है। जैसे ही कर्सन जेजे के पास आता है तो वो उससे कहता है कि वो उससे माफी मांगने नहीं बल्कि चेतावनी देने आया है कि उसने भी उसके ऊपर केस कर दिया है और जल्द ही उसकी हार होने वाली है। लेकिन जेजे को बाजी बदलना बहुत ही अच्छे से आता है और यहाँ हमें मालूम चलता है कि जो लोग जेजे के खिलाफ कोर्ट में गवाही देने के लिए आने वाले थे वो अब बदल गए हैं और जो लोग आना चाहते थे उन लोगों के साथ जेजे ने बहुत बुरा कर दिया था। दरअसल में जेजे ने उन लोगों के घर जला दिए थे। अब जेजे की वाइफ कर्सन से मिलने के लिए आती है। वो यहाँ पर उसे एक एड्रेस देती है और कहती है कि जो मदद तुम्हें चाहिए है वो तुम्हें इस एड्रेस पर मिल जाएगा। दरअसल में जेजे की वाइफ जो है वो कर्सन की मदद करना चाहती थी। तब अगले ही दिन कर्सन जो है वो उस आदमी के पास पहुंच जाता है। वो आदमी था श्याम जी, जिसके बहन को जेजे ने धतूरे के बीज का लड्डू खिलाया था। लेकिन यहाँ पर वो लोग मरे नहीं थे क्योंकि उस रात जेजे के लोग ने नहीं बल्कि जेजे की वाइफ ने उन्हें बचा लिया था और धतूरे के बीज से जो लड्डू खिलाया था उसे उल्टी के द्वारा निकाल दिया गया था। अब ये लोग गवाही देना चाहते हैं, इसी वजह से इन्हें छिपा दिया जाता है ताकि जेजे की नजर इन पर ना पड़े। तब जेजे जो है वो कर्सन को अपने पास बुलाता है। जेजे कर्सन से कहता है कि वो उसे एक आखिरी मौका दे रहा है कि वो सब जगह मुझसे माफी मांग ले। अगर वो ये कर लेता है तो वो उसे माफ कर देगा और जो उसने मानहानि का केस दर्ज करवाया है वो उसे भी वापस ले लेगा। लेकिन कर्सन अपनी सारी बातों से अडिग था और वो जेजे के खिलाफ लड़ना चाहता था। लेकिन तभी जेजे यहाँ पर कर्सन को बताता है कि श्याम जी की बहन उसके पास है और उसकी शादी उसने खवासा से करवा दी है और श्याम जी का कोई भी अता पता नहीं है। जेजे ने उसे गायब कर दिया है। कर्सन की ये लास्ट उम्मीद थी जिससे कि वो ये केस जीत सकता था, लेकिन अब वो उम्मीद भी टूटती हुई नजर आ रही है। जिसके बाद जेजे जो है वो अदालत के लिए निकलता है जहाँ पर कि सभी लोग उसका भव्य स्वागत करते हैं। तो अब कोर्ट में हेयरिंग शुरू होती है जहाँ पर कि कर्सन का वकील जो है वो जेजे को कटघरे में बुलाना चाहता है, लेकिन जेजे कहता है कि वो किसी के पास नहीं जाता है बल्कि लोग उसके पास आते हैं, इसलिए वो यहीं से सारे जवाब देगा, जिस पर कि जज साहब भी मान जाते हैं। कर्सन का वकील यहाँ पर जेजे को बताता है कि उसके ऊपर क्या क्या केस है। वो बताता है कि चरण सेवा के नाम पर वो लड़कियों का शारीरिक शोषण कर रहा है, जिस पर कि जेजे कहता है कि ये तो एक प्रथा है जो कि सालों से चली आ रही है और वो इस प्रथा को बस आगे बढ़ा रहा है। जिसके बाद कर्सन का वकील जो है वो एक और गवाह को बुलाता है और यहाँ पर वो एक डॉक्टर था और उस डॉक्टर ने जेजे का भी इलाज किया है। वो बताता है कि दरअसल में जेजे को चांदी का रोग है
दरअसल में इसे सिफिलिस कहा जाता है, जो कि अलग अलग लड़कियों से संबंध बनाने से होता है। डॉक्टर ने इसके लिए मना भी किया था, लेकिन जेजे नहीं मानने वाला था। लेकिन यहाँ पर जेजे अपनी बात से पलट जाता है और वो कहता है कि उसे चांदी का रोग नहीं बल्कि चांदा का रोग हुआ था। शायद डॉक्टर साहब को सुनने में गलती हो गई थी। वो बताते हैं कि कुछ दिन पहले उन्होंने कुछ मसालेदार भोजन खा लिए थे, जिस वजह से उनके शरीर पर दाने निकल आए थे और उन्हें ही चांदा रोग कहा जाता है। जेजे का वकील कहता है कि उनके पास कोई सबूत नहीं है कि उन्हें क्या रोग है, जिसके बाद जेजे कहता है कि बाहर जितनी पब्लिक है उससे ज़्यादा पब्लिक सड़क पर है और अगर वो उन्हें एक इशारा कर दे तो यहाँ से कोई भी जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा। अब आखिर में वकील जो है वो कर्सन को कटघरे में बुलाते हैं। यहाँ पर कर्सन एक सॉलिड स्पीच देता है। वो कहता है कि जितनी गलती जेजे की है उससे कहीं ज़्यादा हमारी है, क्योंकि जिस तरह से जेजे हमारा इस्तेमाल करता रहा है उसी तरह से हम होते रहे। हमने जेजे को कभी भी इस्तेमाल करने से नहीं रोका था, इसी वजह से हमारा शोषण हुआ। भगवान तक बात पहुंचाने के लिए हमें इन जैसे धर्म गुरुओं की जरूरत नहीं है, भगवान तक बात अपने आप पहुंच जाती है। जिसके बाद यहाँ पर उसकी मौसी आती है, जो कि उसका साथ देना चाहती थी और वो यहाँ पर जेजे के खिलाफ भी गवाही देना चाहती है। और देखते ही देखते ढेर सारी औरत आ जाती है जो कि अब जेजे के खिलाफ गवाही देना चाहती है, क्योंकि इन सारी औरतों ने जेजे के लिए चरण सेवा की है। तो कोर्ट अपना डिसीजन सुनाता है और यहाँ पर जेजे गिल्टी पाया जाता है और कर्सन जो है वो पूरी तरह से निर्दोष था। उसके ऊपर ढेर सारे इल्जाम लगे हुए थे। तो जेजे की कोर्ट में तो हार हुई थी और उससे भी बड़ी हार ये थी कि जिस तरह से भक्त उसका साथ दिया करते थे अब वो उसका साथ नहीं देते हैं और इस तरह से धर्म गुरुओं की हार होती गई। तो दोस्तों, संप्रदाय किसी व्यक्ति या घटना से बड़ा होता है। इस एक अपवाद को पीछा छोड़ वैष्णव संप्रदाय धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ता रहा। भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक गौरव का वैष्णव संप्रदाय और उसके लाखों भक्त एक अभिन्न अंग है और हमेशा रहेंगे। और भगवान हमारे भीतर है, उस तक पहुंचने के लिए हमें किसी बाबा, महाराज या जेजे की जरूरत नहीं है। कुछ यही बात आमिर खान ने फिल्म पीके में समझाई थी। अब यही सीख उनके बेटे जुनैद खान की पहली फिल्म महाराज की भी है। अंतर यह है कि राजू हिरानी ने जहां यह बात मनोरंजन की पोटली में लपेट कर कही थी, वहीं यहाँ निर्देशक सिद्धार्थ पी मल्होत्रा ने फिल्म का टोन गंभीर रखा है। इसके अलावा कोर्ट केस को वह रोचक नहीं बना पाए, वहाँ कॉन्फ्लिक्ट की कमी खलती है। और बात करें जुनैद की, तो अपने डेब्यू के लिए ऐसा मुद्दा परख फिल्म चुनने के लिए उनकी तारीफ की जानी चाहिए। कर्सन के किरदार को उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ निभाया है। बस उनकी डायलॉग डिलीवरी में थिएटर की छाप दिखती है। लंबे मोनोलॉग्स के दौरान ऐसा लगता है कि वह मंच पर डायलॉग बोल रहे हैं। उन्हें कैमरे के हिसाब से इस पर थोड़ा काम करने की जरूरत है। जेजे के रूप में जयदीप अहलावत ने एक उम्दा और शानदार परफॉर्मेंस दी है। वह बिना ज़्यादा कहे अपने हाव भाव और मुस्कान से ही बहुत कुछ कह जाते हैं। हालांकि उनके किरदार को और मजबूत बनाया जा सकता था। और शालिनी पांडे ने बड़ी मासूमियत से किशोरी को जिया है, तो सरवरी वाघ ताजे हवा के झोंके सरीखी लगी है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। वहीं सिद्धार्थ पी मल्होत्रा ने एक अजीब सी कठिन कहानी चुनी है, क्योंकि यहाँ किसी भी लड़की को धर्म और अंधविश्वास के नाम पर धोखा नहीं दिया जा रहा है। ये वह है जो अपने अधिकारों से अनभिज्ञ है और भोलेपन से सही और गलत के बीच अंतर करने में सक्षम नहीं है। लेकिन जनता यही है, हमारे समाज नायक भी है जो इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाते हैं। हालांकि अगर फिल्म निर्माता ने कहानी को कुरकुरा बनाया होता तो महाराज अधिक प्रभावी होती। इस फिल्म की कमी इसके इम्प्लीमेंटेशन में है। महाराज धीमी, कहीं कहीं निराश और कई जगह नाटकीय है। इस फिल्म के पक्ष में जो बात जाती है वह है इसका प्रोडक्शन डिजाइन, डायलॉग्स और म्यूजिक है। हालांकि स्क्रिप्ट जो है वो कुछ जगहों पर खींची हुई लगती है और OTT रिलीज होने के कारण यहाँ फॉरवर्ड बटन इस्तेमाल में आ जाता है। तो इसी के साथ ये वीडियो जो है वो यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।